क्या मैं प्रवेश कर सकता आइए। हूँ? नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आइए बैठिए। थैंक यू सर। फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं? जी सर। अच्छा। गुणवंत राव जी, सचिन गुणवंत राव जी। सर और नागपुर से भी हैं? रायपुर से? सर रायपुर में मैंने मेंस दिया है। अच्छा जी सर, मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा। वैसे नागपुर में आपकी पढ़ाई हुई थी क्या? सर हमारा जो कॉलेज है भवभूति महाविद्यालय, अच्छा वो नागपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। अच्छा। और नागपुर डिविजनल बोर्ड उसके अंदर आता है, गोंडिया? सर अच्छा सर अच्छा। और मनोहर भाई पटेल मिलिट्री स्कूल, वो मिलिट्री स्कूल क्या होता है? सर मिलिट्री स्कूल है यहाँ पे। काफ़ी सारे फिजिकल एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं, और जिन्हें मिलिट्री में जाना है वो इस तरह के स्कूल में एडमिशन लेते हैं। वो लेकिन ये सरकारी स्कूल है? जी नहीं सर, ये सरकारी नहीं है ये। हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल उसके बारे में मैं जानता हूँ, जो बेंगलुरु में है। ये सरकारी नहीं है? नहीं सर। फिर आपको कैसे मिलिट्री में, मतलब वो उत्साहित तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे ट्रेन कर सकते हैं मिलिट्री एग्जाम्स के लिए? सर यहाँ पे अलग से क्लासेस कराई जाती है। जो लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी की अच्छा। परीक्षा देते हैं उसके लिए। तो आपने परीक्षा दी क्या? सर मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन मैं परीक्षा केंद्र तक पहुँच नहीं पाया था, तो इस वजह से मैं वो हो नहीं पाया मुझसे क्यों नहीं शेड्यूल। पहुंच पाए? सर मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती थे, और बहुत ही गंभीर स्थिति थी, तो मैं पहुँच नहीं पाया था। अच्छा, आपने एग्ज़ाम लिखा नहीं फिर? नहीं सर, कभी नहीं लिखा फिर। तो आपके पिताजी क्या काम कर रहे हैं? सर वो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं, और हम्म। हमारे पैडी कल्टीवेशन हमारे खेत में की जाती है सर। अच्छा, और माता जी टीचर हैं? जी सर, और हाल ही में मम्मी का प्रमोशन भी हुआ है क्लस्टर हेड के पोस्ट पे सर। अच्छा। तो वहाँ पे क्या कल्टीवेट करते हैं आप? वीट? आप एग्रीकल्चर में आप बोल रहे थे, आपके पिताजी हैं, कल्टीवेशन क्या होता है वहाँ? सर पैडी कल्टीवेशन पैडी किया होता जाता है? है। जी सर। तो पैडी में 1 एकड़ का कितना आपको सर मैं समझ। सॉरी सॉरी। इनकम कितना मिलता है पैडी में, एक एकड़ कल्टीवेट करने से? सर मैं सटीक आंकड़े से अवगत नहीं हूँ सर, मैं क्षमा चाहूँगा इसके लिए। तो एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ मालूम है? 1 एकड़ कल्टीवेशन में कितना एक्सपेंडिचर होगा? सर सॉरी सर, मैं अच्छा, जानकारी। एग्रीकल्चर के बारे में आपकी जानकारी कम है। तो ये नागपुर के बारे में थोड़ा बताइए। नागपुर में हमें बताया गया कि पहले वो सेंट्रल प्रोविंसेस का वो कैपिटल था। तो उसके बाद जब महाराष्ट्र बना, नागपुर बिकेम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो नागपुर के लोग तो ये कह रहे थे कि हमें विदर्भ चाहिए, हमें अलग प्रांत चाहिए, ले अभी तक उनको मिला नहीं। उनको क्या अलग प्रांत देना चाहिए हमें? सर इसको लेके मेरा कुछ अलग विचार है। मेरा मानना है कि विदर्भ को महाराष्ट्र का ही हिस्सा बने रहना चाहिए, क्योंकि अभी विंटर कैपिटल के तौर पे भी नागपुर है, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी चलाए जा रहे हैं विदर्भ में, जिससे उनका लाभ हो सकता है सर। तो अलग इसे राज्य बनाना, मैं थोड़ा इसमें सहमत नहीं हूँ। क्योंकि एक ही लैंग्वेज चलता है दोनों जगह, मराठी। जी सर, और काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सकता है? इतना बड़ा स्टेट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आप एक कोने से कर रहे हैं, मुंबई से, और ये शिकायत हमेशा है कि बाकी जो स्टेट में हैं, स्टेट में कोई डेवलपमेंट ही नहीं होता है, फिर सारा डेवलपमेंट जो है वो मुंबई में फोकस रहता है। सर इस बात से मैं सहमत हूँ कि कुछ परेशानियाँ हैं विदर्भ में, और लेकिन कन्वीनियंस में इस तरीके से कह रहा था कि एक ही भाषा होने की वजह से काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक ही भाषा में बन रहे हैं, ये एक फ़ायदा है। साथ ही साथ विंटर कैपिटल का क्योंकि दर्जा मिला हुआ है नागपुर को, तो कुछ सेशन यहाँ पे भी कराए जाते हैं, जिससे यहाँ के मुद्दों पे भी प्रकाश डाला जाता है सर। अभी मुंबई पुलिस के बारे में काफ़ी डिस्कशंस चल रहे हैं प्रेस में और बाहर भी, कि पुलिस सर्विस आपका तीसरा प्रेफरेंस है, और मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें काफ़ी कमज़ोरियाँ, लोग तो ये उनका ये कहना है कि काफ़ी कमज़ोरियाँ हैं उसमें। इन्वेस्टिगेशन जब किया जाता है, आपको क्या लगता है मुंबई पुलिस दबाव पे आके वो पूरा मतलब अच्छी तरह काम नहीं कर पा रही है, या जड़ तक वो क्यों नहीं जा रहे हैं? केसेस हैं, आप 3-4 हम बता सकते हैं। जैसे राजपूत का, सुशांत राजपूत का केस है, उसमें भी मतलब अभी तक मालूम नहीं है। फिर अर्नब गोस्वामी को उन्होंने अरेस्ट करके ले गए हैं, किस लिए, क्यों अरेस्ट करके ले गए हैं, उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। अभी सैफ अली खान का केस देखिए, उसमें भी एक्चुअली क्या कारण है इस क्राइम का, किसी को मतलब अभी तक लॉजिकली
ये अभी तक बताया नहीं। मतलब ऐसे ही, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं बता सकता हूँ। सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हाँ, कुछ परेशानियाँ हैं मुंबई पुलिस के कार्य में। लेकिन मुंबई पुलिस ने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं। जैसे कि 26/11 के हमले में हमने देखा था कि मुंबई पुलिस वालों ने काफ़ी अच्छा मदद भी की, सहायता भी की और कुछ शहीद भी हो गए। तो ये कहना कि मुंबई पुलिस ठीक से कार्य नहीं कर रही है, मैं ठीक नहीं समझता हूँ सर। लेकिन कुछ परेशानियाँ हैं, हाँ, उस पे कार्य किया जाना चाहिए। तो पुलिस में करप्शन अब ज़्यादा हो गया क्या मुंबई पुलिस में? करप्शन कहाँ तक आपको लग रहा है कि पुलिस में है? सर मुझे नहीं लगता कि पूर्ण रूप से कोई करप्शन है और टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है अब, तो काफ़ी इसमें कमी आई है, ऐसा मेरा मानना है सर। तो मान लीजिए आप पुलिस कमिश्नर हैं नागपुर का, सर तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक दो जो मेजर्स आप लेंगे उसके बारे में बताइए। जी सर। सर सबसे पहले मैं ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज़्म पे काम करूँगा, ताकि एक काफ़ी आसानी से कोई भी नागरिक शिकायत कर सके। दूसरा मैं कहूँगा कि जितने भी पुलिस वाले हैं, उनकी वर्दी में एक कैमरा फिट कर दिया जाए। जैसे कि हम ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज़ वाले राइडर्स के इसमें देखते हैं कि वो कैमरा फिट होता है, ताकि कोई करप्शन का केस हो और पुलिस का बिहेवियर अगर गलत तरह का हो नागरिक से, तो वो कैप्चर हो जाए। तो ये 2 काम मैं करना चाहूँगा सर। और विमेन सेफ्टी के बारे में आपका क्या विचार है? विमेन सेफ्टी बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर मेरा इसमें मानना है कि हमें महिलाओं के लिए ट्रेनिंग कैंप्स खोलने चाहिए तरह, और जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे मुफ्त सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि सीसीटीवी का एक बहुत अच्छा नेटवर्क हमें लगाना चाहिए। विशेष तौर पे कुछ ऐसे रिमोट इलाके होते हैं, यहाँ तक कि बड़े शहरों में भी कुछ ऐसे डार्क जोन्स होते हैं, उस पे भी हमें कार्य करना चाहिए। सर तीसरा मैं कहूँगा कि ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए, ऐप जिसमें बहुत ही जल्दी कंप्लेंट रजिस्टर करी जा सके, और इस पे हमें काम करना चाहिए ताकि पुलिस वहाँ आके तुरंत कार्रवाई कर सके। और ज़्यादा विमेन अगर पुलिस सर्विस में आ जाए, स्टेट पुलिस फोर्स में भी आ जाए, तो उससे भी विमेन सेफ्टी का मतलब बढ़ावा मिल सकता है। जी सर, मैं सहमत हूँ इस बात से। हाँ, सचिन सर सचिन हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं। जी आपसे एक बार पहले भी मुलाकात हुई है। जी सर। तो कैसे हैं आप? जी सर, हम बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद पूछने। अच्छा अच्छा, आपकी पढ़ाई ज़्यादातर नागपुर में हुई है? नागपुर में ही हुई है स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई? सर मैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई हुई है, नागपुर यूनिवर्सिटी और नागपुर बोर्ड में वो आते हैं। अच्छा, नागपुर। तो नहीं, उन पढ़ाई के क्रम में तो आप वहीं रहे होंगे ना, नागपुर में रहे होंगे कि अपने डिस्ट्रिक्ट में थे? अच्छा, गोंदिया की पढ़ाई नागपुर बोर्ड में? जी सर। लेकिन आपने पढ़ाई क्या गोंदिया में? जी सर। अच्छा, कितनी दूर है नागपुर से? सर 180 किलोमीटर्स दूर है। तो ये विदर्भ रीजन में है? जी सर। ओके ओके, ठीक है। आप ये बताइए, अभी पद्मा अवार्ड घोषित हुए, अब उसमें महाराष्ट्र से या नागपुर रीजन से कितने कितने लोगों को क्या क्या अवार्ड मिला, कुछ आइडिया दे सकते हैं? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण? सर मैंने एक फार्मर का नाम सुना है। हाँ, शर्मा जी है, उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है सर। एक ही नाम मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ फिलहाल। एक ही नाम का, नागपुर से, आपके गोंदिया से या कहाँ, पूरे महाराष्ट्र? सर ये महाराष्ट्र से ही, मैं लोकेशन नहीं जानता हूँ इनकी, क्षमा चाहूँगा इसका। अच्छा, आप एक नाम याद कर पा रहे हैं, कोई भी बात नहीं। ये ONOP, वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बारे में आपका क्या विचार है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या फायदे हैं इसके, अगर होंगे तो नुकसान क्या है? सर मेरा ये ओपिनियन है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, मैं इसको लेके पॉजिटिव हूँ। इससे काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि बार बार इलेक्शन होने से लगातार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के डिक्लेरेशंस एंड उनके कार्य प्रणाली में भी थोड़ा एक रेजिस्टेंस आता है, जो कि हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। दूसरा मैं कहूँगा इससे ये फ़ायदा होगा कि बार बार जो हमारा मैन पावर है या फिर ह्यूमन फोर्स है, जो कि सरकारी तंत्र में है, ये बार बार चुनाव करवाने में ही बिजी हो जाता है। जैसे कई सारे शिक्षक हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये चुनाव में ही बिजी हो जाते हैं, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जी सर, तो इसलिए मेरा मानना है कि और कॉस्ट कटिंग भी होगी वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन इसको बहुत अपोज किया जा रहा है कई पार्टियों से, उसकी वजह क्या है? उनका भी तो अपना रीजन होगा ना, क्यों नहीं होना चाहिए?
जी सर, इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे ये एक एप्रीहेंशन होगा कि नेशनल इश्यूज़ जो है वो रीजनल इश्यूज़ को ओवरपावर कर देंगे। तो हम एक नेशन है, इसमें नेशनल रीजनल क्या हुआ, इतना डिवीजन क्यों चाहिए? हमारा एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और सरकार के कई प्रोग्राम, जैसे आपके नेशनल बजट में कितने प्रोग्राम तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं स्टेट के लिए, जो मनरेगा है स्टेट्स के लिए, जो प्रधानमंत्री कई योजनाएं तो स्टेट्स के लिए है। तो इसमें अंतर क्या है, क्या खराबी है? जो ग्रामीण सड़क योजना है गांव के लिए है, स्वच्छता स्कीम सब गांव के लिए, स्टेट्स के लिए, ज्यादातर स्कीम तो स्टेट्स के लिए, और सेंटर का सीएसएस एलोकेशन 20% का बजट उसके लिए है, खर्च है स्टेट्स के लिए। तो फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है? और हमारा नेशन तो एक नेशन है, तो एक नेशन एक इलेक्शन, और पहले भी जब स्वतंत्रता हुई तो एक ही इलेक्शन होता था, तो उस समय तो ये सब इशू थे नहीं। हम क्यों डिवाइड करना चाहते हैं इस चीज को? जी सर, मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन ऐसा एक भय दिखाया जा रहा है कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो गया, इस तरह के मुद्दे जो है वो लोकल रीजनल इश्यूज़ पे कहीं न कहीं हावी पड़ जाएँगे, ऐसा एक भय लोगों में है सर। नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा ना हो, आप ये बता रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो है स्टेट के सिक्योरिटी से अलग है। सिक्योरिटी तो स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना। जी सर। तो फिर कहाँ से वो मुद्दा? लेकिन सेंटर की जिम्मेदारी है, चूंकि स्टेट ने अच्छी तरह से नहीं उसको निभाया, तो सीआरपीएफ है, वहाँ से जो फोर्स है, रिजर्व पुलिस फोर्स जाता है, तो वो तो हेल्प करने के लिए जाता है। जी सर, मैं सहमत हूँ इस बात से। हम्म, सर, मेरा ये कहना था कि ऐसा भय है लोगों में, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जो मैं कह रहा था, डिफेंस का मुद्दा, जैसे 2019 के चुनाव में ऐसा कहा गया कुछ विशेषज्ञों द्वारा कि सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से कुछ दलों को लाभ मिला है, ऐसा। अच्छा अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से लाभ मिला है। जी सर, ये ऐसा। तो ये आर्गुमेंट तो समझ में नहीं आता है। वो तो देश की सुरक्षा सबसे पहले सर्वोपरि है। अगर देश रहेगा, देश का बॉर्डर सुरक्षित रहेगा, तब तो स्टेट सुरक्षित रहेगा। खैर एनीवे, चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सचिन, सर। आपके स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट हमने देखा, बेसबॉल आप खेलते हैं, जी सर। क्या ये ओलंपिक्स में इंक्लूडेड है बेसबॉल? सर 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था, उसमें ये इंक्लूडेड था, लेकिन 2024 वाले में ये नहीं है सर। तो ऐसा क्यों? सर, ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा कुछ इसमें वोटिंग करवाई जाती है कि कौन सा खेल रहेगा और नहीं रहेगा। तो 2020 में ये इसे मान्यता मिल गई थी कि ओलंपिक्स में रखा जाए, लेकिन 24 में इसे नहीं रखा गया था सर। नहीं, क्या होस्ट कंट्री का इसमें कोई रोल है? सर, मैं इसको लेके श्योर नहीं हूँ। ओके। बास्केटबॉल और बेसबॉल, बेसिक डिफरेंस क्या है? सर, बेसबॉल में बैट और बॉल दोनों का यूज़ होता है, लेकिन बास्केटबॉल में सिर्फ गेंद का ही यूज़ किया जाता है। बेसबॉल में 9 इनिंग्स होती है, लेकिन बास्केटबॉल में सिर्फ 2 हाफ्स होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने देखा है सर। तो ये बताइए कि इंडिया का बेसबॉल में क्या स्टैंडिंग है एशिया लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर? सर, 2007 में जो विमेंस बेसबॉल कप हुआ था, उसमें हमारी भारतीय महिला टीम ने 7th रैंक लाया था, जो कि काफ़ी अच्छा रैंक है। और पुरुष टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं रहा है, लेकिन 2 खिलाड़ी हैं, दिनेश कुमार पटेल और रिंकू सिंह जी। इन दोनों ने एमएलबी, जो कि कमर्शियल लीग है, जैसे क्रिकेट में आईपीएल होता है, वैसे एमएलबी बेसबॉल का होता है, तो इन दोनों ने उसमें भाग लिया है। तो ये कुछ हद तक इंडिया इसमें ठीक-ठाक खेल रहा है सर। ओके। महाराष्ट्र से आप हैं, हम लोग सुनते हैं वहाँ पर फार्मर्स सुसाइड प्रॉब्लम, जी सर। मुख्य कारण क्या है और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर, फार्मर सुसाइड्स को लेकर जो मुख्य कारण है, सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि साहूकार जो होते हैं, मनी लेंडर्स, उनके द्वारा किसानों पे अत्याचार किया जाता है। उन्हें कहीं न कहीं दबाव में लाया जाता है अधिक कर चुकाने के लिए, ये एक कारण है। दूसरा मैं कहूँगा कि इरिगेशन की सुविधाएँ जो है उतनी अच्छी डेवलप नहीं है महाराष्ट्र के इलाकों में, विशेष तौर पे मराठवाड़ा और विदर्भ में।
जैसे कि कहा जाता है कि 2/3 जो है मानसून डिपेंडेंट इरिगेशन रेनफॉल पे डिपेंडेंट किसान है। सर तीसरा मैं कहूँगा कि किसानों को सही तौर पे मूल्य नहीं मिल पाते अपनी फसलों के। और चौथा कॉटन जो बॉलवर्म की समस्या वहाँ पे पाई जाती है बीटी कॉटन की वजह से, ये भी एक समस्या है सर। तो ये 4 कारण हैं। इसके सॉल्यूशन के तौर पे मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमें लीगल अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र मनी लेंडिंग रेगुलेशंस एक्ट 2014 का बनाया है कि कोई साहूकार अगर किसान को परेशान करे तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इसको लेके लीगल अवेयरनेस नहीं है। दूसरा मैं कहूँगा कि सर इरिगेशन पे हमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, विशेष तौर पे मराठवाड़ा और विदर्भ में। सर तीसरा मैं कहूँगा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हमें काफ़ी कार्य करना होगा। जैसे कि अगर चावल को बेचा जाए और वहीं पफ्ड राइस को बेचा जाए, तो पफ्ड राइस की मूल्य बहुत ज़्यादा होती है, 500 पर केजी तक भी चले जाती है कई बार। तो हमें फूड प्रोसेसिंग में काम करना होगा सर। सर ये मेरे कुछ सुझाव रहेंगे। नहीं तो इस बारे में गवर्नमेंट कोई एफर्ट कर रही है, कोई स्कीम लाई है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? जी सर। महाराष्ट्र में फल बाग लागवड़ योजना एक है जो हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए है। साथ ही साथ जीआई टैग भी कई सारे चीज़ों को दिए गए। जैसे मैंने पफ्ड राइस बताया, तो गोंदिया डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मैं हूँ, वहाँ के पफ्ड राइस को ओडीओपी के ठीक है, खाली स्कीम बता दीजिए। जी सर। इसको लेके जल शक्ति योजना भी लाई गई है। साथ ही साथ सर ये फूड प्रोसेसिंग को लेके भी कुछ पॉलिसी है, मैं सही नाम को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और ताकि किसानों को कैश क्रंच ना हो, इसलिए पीएम किसान नाम की योजना भी लाई है। और नमो शेतकरी योजना, इससे 6,000 केंद्र के द्वारा, 6,000 राज्य के द्वारा, ऐसे 12,000 रुपये प्रतिवर्ष किसान को दिए जाते हैं सर महाराष्ट्र में। ओके, ये स्वामित्व योजना क्या है? जी सर, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इसमें ड्रोन के द्वारा भूमि का सर्वे कराया जाएगा और एक अच्छा कंक्लूसिव टाइटल्स तैयार किए जाएंगे और किसानों को और ज़मीन का जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो किया जाएगा सर इसमें। कोई कार्यक्रम हुआ था इस बारे में जिसमें प्रधानमंत्री जी भी थे? सर मुझे वो डेट तो याद नहीं है, लेकिन ऐसा एक कार्यक्रम किया गया था जहाँ पे टाइटल्स बांटे गए थे लैंड के। ओके। फ्रीबीज कल्चर का बहुत जिक्र होता है सर उससे क्या अभिप्राय है? सर फ्रीबीज कल्चर से ये अभिप्राय निकलता है कि कुछ ऐसे चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए दलों के द्वारा ऐसे कुछ घोषणाएं की जाती है जो वोटर्स का दिल जीत सके और उन्हें वोट मिले, ये फ्रीबीज कहा जाता है। लेकिन इसके सर नुकसान बताए जाते हैं कि इससे बजट पे काफ़ी असर पड़ेगा और हमारा कहीं ना कहीं अकाउंट जो है बिगड़ जाएगा। तो आपके हिसाब से इसको बैन कर देना चाहिए या कोई संशोधन की ज़रूरत है? सर पूर्ण रूप से बैन के हो तो मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए ताकि ऐसी घोषणाएं की जाए जो कि बजट के दायरे में आती हो, जिससे बजट को नुकसान भी ना पहुँचे और हेल्थ एंड एजुकेशन के क्षेत्र में अधिक से अधिक इसमें कार्य किया जाए, ऐसा मेरा मानना है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ये बजट प्रोसीजर थोड़ा हमें बताइए। अब तो बजट प्रेजेंट होने वाला है 1 तारीख को, ये पार्लियामेंट में क्यों पेश कर रहे हैं? ऐसे मतलब वो बजट सबके सामने रख सकते हैं। क्या बजट प्रोसीजर है हमारे देश में? सर बजट को पहले प्रेजेंट किया जाता है, सर उसके पहले एक हलवा सेरेमनी होती है, फिर बजट का एक प्रेजेंटेशन होता है, फिर उसमें वोटिंग करवाई ऐसे आ जाता है बजट? हलवा खाने के बाद बजट आ जाता है? नहीं सर, मेरा वो बीच में कौन प्रिपेयर करता है बजट को? ये हलवा सेरेमनी तो सिर्फ सिंबॉलिक है। बीच में कौन प्रिपेयर करता है? कैसे वो प्रिपेयर करते हैं बजट को? और बजट क्या है? सर बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। सर उसे प्रिपेयर करवाने वाले डिपार्टमेंट का मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो प्रिपेयर करती है ना? जी सर। हाँ, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, ठीक है, वो आपको नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करती है? सर मैं एग्जैक्ट प्रोसीजर से ठीक है, उसके बाद बजट प्रेजेंट होता है, तो उसके बाद क्या होता है? सर फिर उसमें वोटिंग करवाई जाती है। अगर फेल हो जाए ठीक है, तो फिर सरकार गिर जाती है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद? सर वोट पारित हो जाने के बाद उस पर कोई डिस्कशंस किए जाते हैं।
पहले वोट होता है उसके बाद डिस्कशन? सॉरी सर, मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। पहले डिस्कशन होता है उसके बाद वोट? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रेसिडेंट का एसेंट कब लेते हैं? सर पहले ही ले लिया जाता है बजट के। सबसे पहले? सर मैं श्योर नहीं हूँ इसको लेके। अच्छा, फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इन तीनों में क्या अंतर है? भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। सर ज्ञान योग में कहा गया है कि हमें जो जितने भी स्क्रिप्चर्स है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उनका अध्ययन करना है और उससे हमें मुक्ति मिलेगी। भक्ति योग में कहा गया है कि हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी, आराधना करनी है और इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों? ईश्वर खुश हो जाएंगे, आपको मुक्ति दिला देंगे? जी सर, ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा भी है माधवाचार्य जी की फिलॉसफी में। अच्छा, सर और कर्म योग में हमें कहा गया है कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना है और उसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। थैंक यू। थैंक यू सर। इंटरव्यू ख़त्म हुआ, तो इंटरव्यू कैसा लगा आपको? हाँ सर, मुझे एवरेज ही लगा। थोड़ा वीक इन सर्टन एरियाज, लिटिल वीक, वो ठीक है, नॉलेज बेस है। सर प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, थैंक यू सर। वेरी गुड स्माइल, गुड पर्सनैलिटी, गुड लिजनिंग। सर अब मतलब पूरी पेशेंटली आप वेट करते हैं जब तक वो इंटरव्यूअर मतलब अपना क्वेश्चन कंप्लीट करता है। एग्रीकल्चर में ज़ीरो, यू विल गेट कॉट सडनली। एग्रीकल्चर, इफ देयर आर क्वेश्चंस इन एग्रीकल्चर, यू विल बिकम, इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। बजट अगेन टोटली रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग, लॉजिकली ऑल्सो रॉन्ग। सर हलवा सेरेमनी कुछ नहीं है भाई, हलवा सेरेमनी तो आजकल तो प्रेस में हाईलाइट करते हैं, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद द बजट, ओके, दैट इज़ ऑल नॉनसेंस। द बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज। सर तो मिनिस्ट्रीज से इनपुट लिया जाता है, उसको ये लोग प्रोसेस करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, एंड फाइनली दे गिव अ फिगर, कितना मिनिस्ट्री में कितना स्पेंड करना चाहिए अगले साल, okay, for the next financial year. That amount is put down as expenditure for the department with the various heads of account, salaries and allowances हैं, जो schemes हैं, इस टाइप का। उसके बाद budget is presented in parliament, it is discussed in parliament, then it is voted, then presidential assent is taken. तो पूरा illogical हो जाता है ना, the whole process which you are saying is illogical. You don't know the basic parliamentary procedure, सर which सॉरी means that you don't know the constitution. So this is the problem. It can get you into serious trouble. Indian philosophy is okay. I mean, I don't know. I asked you, you said it's okay. Bhakti Yoga, you actually वो अर्पित करना चाहिए आपको, मतलब you are totally surrendering yourself to God. ओके सर। ठीक है, आप ही सब कुछ हैं, मुझे देखभाल करो। I don't know much about Hindu religion, scripture, text, nothing. But I am surrendering myself to you. ओके सर। ठीक है, in Jnana Yoga you understand who is God, how to reach there, वो सब। Karma Yoga, you do your duty to society, to other people correctly as per dharma, सर and then accordingly you reach God. These are the three ways. ठीक है, बाकी जी आप। सचिन, आपने पहले भी 2 इंटरव्यूज दिए हैं, जी सर। आपका कैसा था परफॉर्मेंस उसमें? सर मैंने वो इंग्लिश में दिया था, लास्ट टाइम 125 था, उसके पहले 150 बनाए थे सर। दोनों इंग्लिश में? जी और सर। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी था? तो जी सर, दोनों में फिलोसॉफी। फिलॉसफी में तो हमने कुछ डिस्कशन किया ही नहीं, लेकिन होपफुली आप जानते होंगे अपने सब्जेक्ट को। सर बजट अच्छी तरह पढ़ लीजिए। कब है इंटरव्यू? सर ये 11 फेब को है। तो बहुत कम समय है, बजट भी प्रेजेंट किया जाएगा। जी सर। तो जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं देश के, ये सब अच्छी तरह से पढ़ लें और अपना टैब से आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको नॉलेज है, लेकिन बाकी आपको पता होगा कि कहाँ आपको ध्यान देना है। तो वो सब कर लीजिए। करंट अफेयर्स के बहुत इश्यूज हैं जी सर। जो चल रहे इंटरनेशनल और करंट। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तो आपको बता दिए हैं सर। बस एक छोटी सी एडवाइस है, स्ट्रक्चर्ड रिप्लाईज दो, ठीक है ना। जी सर। जैसे वो बजट वाले में सर ने बताया क्या पहले है क्या बाद में है, तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स ब्रश अप कर लो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, सर। और एक छोटा सा क्वेश्चन बैंक बना लो, उसके सामने बुलेट पॉइंट्स नोट कर लो, जिससे वहाँ पे
आसानी से आप रिकलेक्ट कर लो, जी सर। ठीक है। बाकी रिलैक्स्ड है, प्लेजेंट पर्सन हो, तो यू शुड गिव पॉजिटिव वाइब्स टू द बोर्ड सो दैट बोर्ड गिव्स यू मोर मार्क्स। सर। ओके, यस सर। Give and take. हाँ, थोड़ा सा असर्टिव वॉइस अगर हो जाए, ओके है सर। ना, ज़्यादा सॉफ्ट है, यू डोंट हैव टू बी सो सॉफ्ट, His voice you see, your voice is effeminate. Huh? है ना, अननेचुरल सी वॉइस लग रही है आपकी, जी जैसे डेलिबरेटली आप सॉफ्ट बोल रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, ओके सर। मैं ठीक है। आप तो एनसीसी वेनसीसी किए हो, हाँ, सर मिलिट्री स्कूल। फिर मिलिट्री तो कहीं से दिख ही नहीं रहा है। याद दिला रहा है। अच्छा भाई, ये लिव इन रिलेशनशिप अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रखता है, वो ठीक समझते हैं क्या आप? जी सर, मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, जी सर। यू आर फिलोसफी स्टूडेंट, तो which religious scholar has given sanction for this kind of live in relationship? सर रिलीजन का तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन ट्राइबल सोसाइटीज़ में ये अलाउड तो है। आप ट्राइबल सोसाइटी से आते हैं क्या? नो सर, मैं तो देन नहीं। यू वांट टू गेट बैक टू ट्राइबल सोसाइटी? सर कुछ अच्छी चीज़ें हैं ट्राइबल सोसाइटी से। नहीं नहीं, वो सीख नहीं बोल सकते रहा हूँ। यू वांट टू बिकम, ये अच्छी चीज है लिव इन रिलेशनशिप फ्रॉम ट्राइबल सोसाइटी। हैं। सर मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर तो रामायण को आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर मूल स्तंभ वो जो रामायण का है वो है वन वुमन वन मैन। फिर रामायण को छोड़ना चाहिए हम लोगों को। फिर राम मंदिर ये सब बकवास है। अगर ये आप प्रिंसिपल नहीं रख पा रहे हैं तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ टेंपल। सर लिव इन में भी वन वुमन वन मैन ये संभव है एट अ टाइम। सर। वो तो हमेशा एट अ टाइम वही होगा। वो एक रात का हो या एक महीने का हो, एक साल का हो, दैट इज डिफरेंट। बट द पॉइंट इज वन वुमन वन मैन फॉर होल लाइफ। दैट इज रामायण, सर isn't it? So what are you trying to say? सर मुझे लगता है कि समाज काफ़ी बदल चुका है अच्छा, और अब कहीं ना कहीं इसको भी ट्राई देना चाहिए। रामायण को भूलने के समय आ गया। नहीं सर, वैसा कोई- मेरा कहने का अर्थ नहीं था। हाँ। रामायण बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ इसको भी हम अपना सकते हैं सर। अच्छा, बट यू सी नेचुरली इज वन मैन वन वुमन, isn't it? नेचर में देयर इज ओनली वन मैन पर वन वुमन। देयर आर 950 व्हाटएवर वुमेन फॉर 1000 मेन। इसका मतलब है वन मैन वन वुमन। स्पेशली जब सर ने बोला कि आप कलेक्टर हैं, एज कलेक्टर यू आर अ रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी, तो व्हाट मॉडल्स आर यू पुटिंग अप बिफोर द सोसाइटी? सब इमोरल हो ये भी जाएंगे। देखो ना। ओके सर। देख लीजिए, थिंक अबाउट दिस। लास्ट टाइम वन फेलो गॉट इनटू ट्रबल ऑन सेम सेक्स मैरिज, दैट्स व्हाई। एनीवे, चलिए, आई जस्ट आस्क्ड दैट क्वेश्चन विद नो टाइम एट दैट टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Yeah.